जय हिंद साथियों, इंडियन एग्जाम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी की इतिहास की बुक का अध्याय 7 पढ़ेंगे। अध्याय 1 से 6 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो इस चैनल की प्लेलिस्ट से जा करके अध्याय 6 तक देख सकते हैं। शुरू करते हैं अध्याय 7, राज्य से साम्राज्य। इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य और उनके पोते सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे, उनके अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। हम लोग रुपये पैसे के जो चित्र देखते हैं उनका एक बहुत ही लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थर को काट कर बनाया गया है और फिर उसे सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया है। अशोक स्तंभ को सारनाथ से लिया गया है। जो रुपए पैसे पर हम सिंह की मूर्ति का अशोक स्तंभ जो देखते हैं, इन्हें अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है और इन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया है और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया है। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं। यानी कि अशोक चिन्ह के स्तंभ के जैसे ही अशोक के निर्देश पर इसके जैसे ही कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं। इसके पहले कि हम यह जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा गया है, यह समझने की कोशिश करते हैं कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। हम लोग पहले ये जानते हैं कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। आज से लगभग 2300 साल पहले अशोक के दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने इस साम्राज्य की स्थापना किया था, अर्थात मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। बृहदत्त की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था और चंद्रगुप्त मौर्य के का पुत्र थे बृहदत्त, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। एक महान व्यक्ति थे चाणक्य और उनको कौटिल्य भी कहा जाता है। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किया था मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने में। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक किताब में मिलते हैं। चाणक्य ने एक किताब लिखा है अर्थशास्त्र। इसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तत्कालीन समाज के बारे में चाणक्य ने इस अर्थशास्त्र पुस्तक में लिखा है। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मौर्य साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। अभी हम लोग आगे देखते हैं इसको। इनमें साम्राज्य की राजधानी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। नगर तो बहुत सारे थे इसमें, लेकिन राजधानी थी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला, ये प्रमुख नगर थे मौर्य साम्राज्य में। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। तक्षशिला जो था ये उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। और उज्जैन की बात करें तो उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे थे। मौर्य साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में किसानों और पशुपालकों के गांव थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। यानी मध्य भारत में उस समय बहुत सारा हिस्सा जंगलों से भरा था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रह
करते थे और जानवरों का शिकार करके अपनी जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। मौर्य साम्राज्य में लोग अलग अलग इलाकों में अलग अलग भाषाएं बोलते थे, भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वो लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और शायद अलग अलग प्रकार का भोजन भी करते थे, और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे, यानी कि अपने वस्त्र भी अलग अलग किस्म के शायद पहनते थे। वंश के बारे में देखते हैं हम लोग, इसमें दिया है जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। यानी कि एक ही वंश के जब लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी जब राजा बनते हैं एक ही वंश के, तो उन्हें वंश कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए हैं। यानी मौर्य वंश की बात करें तो इसमें 3 महत्वपूर्ण राजा हुए हैं। चंद्रगुप्त पहले थे जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे, और इनका पुत्र था बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र था अशोक, जिसे सम्राट अशोक भी कहा जाता है। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है, मानचित्र दिया गया है, और जिन बिंदुओं जहाँ पे अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे, यानी मौर्य साम्राज्य के भीतर ही थे। जिन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है वहां पर अशोक के शिलालेख भी मिले हैं। इनको हम देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य उस युग के प्रमुख नगर और अभिलेखों के प्राप्ति स्थल। संकेत दिया गया है अभिलेखों के प्राप्ति स्थल को, जहां से अभिलेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदु से दर्शाया गया है, और जो उस समय महत्वपूर्ण नगर थे उन्हें काले बिंदु से दर्शाया गया है। मानचित्र में हम लोग देख सकते हैं तक्षशिला है, महत्वपूर्ण नगर था उस समय, पाटलिपुत्र और उज्जैन, ये 3। और अशोक के शिलालेख कहाँ कहाँ मिले हैं? शिलालेख या स्तंभलेख लंपक में मिले हैं, कांधार, मनसेहरा, शाहबाजगढ़ी, कुल्सी, टोपरा, मेरठ, बहापुर दिल्ली, लुम्बिनी, रामपुरवा, लौरिया, अर्राज, सारनाथ। सारनाथ में हम लोग पढ़ चुके हैं। अशोक चिन्ह जो लिया गया है, 4 सिंगों वाले सिर जो रुपए पैसे पर लगते हैं, वो अशोक के सारनाथ अभिलेख से लिया गया है। कौशाम्बी में भी अभिलेख मिले हैं, गुज्जर में मिले हैं, रूपनाथ, साची, पनगुरिया, गिरनार, सुपारा, सन्नाथ, कलिंग, धौली, जौगढ़, मस्की, एरयुड़ी और ब्रह्मगिरी। यहाँ पे अशोक के अभिलेख मिले हैं। लगभग हम लोग देख सकते हैं समस्त भारत में, पूरे भारत में हम लोग देख सकते हैं कि इनके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न थे? राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न थे, कैसे अलग थे? क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, राज्य छोटा होता है, और एक साम्राज्य में लगभग कई राज्य या कई क्षेत्र होते हैं, तो इसलिए साम्राज्य का क्षेत्र बड़ा होता है और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है। इसीलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। नहीं, सम्राट जो होते हैं उनको संसाधनों की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि उनका क्षेत्र, साम्राज्य का क्षेत्र बड़ा होता है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। साम्राज्य का प्रशासन हम लोग देखते हैं। क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। मौर्य साम्राज्य बहुत ही विस्तृत था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था, यानी पाटलिपुत्र के आसपास जितने इलाके थे और पाटलिपुत्र पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था।
राजा कर वसूलने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करता था। किसानों, पशुपालकों और शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए इन क्षेत्रों में अधिकारियों को नियुक्त करता था राजा। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, जो राजा के आदेश का उल्लंघन करते थे, उन्हें अधिकारी सजा भी देते थे। अधिकारी उनको सजा भी देते थे जो कर नहीं देते थे या राजा का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उन्हें सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। साम्राज्य में, मौर्य साम्राज्य में संदेश वाहक हुआ करते थे। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के, राजा के जासूस भी नियुक्त होते थे। राजा के जासूस अधिकारियों के, जो अधिकारी नियुक्त होते थे, उनके कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सबके ऊपर सम्राट था, परंतु सबसे ऊपर जो पद था वो सम्राट का पद था। इन सबसे ऊपर सम्राट था जो राज परिवार तथा एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। सम्राट के दरबार में वरिष्ठ मंत्री हुआ करते थे और राज परिवार, इनकी सहायता से सम्राट सभी पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। मौर्य साम्राज्य के अंदर कई छोटे क्षेत्र और प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। मौर्य साम्राज्य में तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियां थी, इनसे शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और पाटलिपुत्र से सीधा नियंत्रण रहता था राजा का। और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल, गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। पाटलिपुत्र में तो सीधा नियंत्रण राजा का रहता था, लेकिन जो राज दरबार के राजकुमार जो हुआ करते थे राज परिवार के, उनको अन्य स्थानों पर, अन्य राजधानियों में, अन्य राज्यों में राज्यपाल या गवर्नर कह लीजिए, राज्यपाल का अर्थ ही होता है गवर्नर इंग्लिश में, राज्यपाल बनाकर उनको प्रांतों में भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि उस समय स्थानीय परंपराएं जो चलती थी और नियम जो चलते थे, उन्हीं को माना जाता था। प्रांतीय केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासन सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण करने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। कुछ प्रांतीय केंद्र थे, उनके बीच में विस्तृत क्षेत्र थे और इन इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण करने की कोशिश किया करते थे, क्योंकि ये आवागमन के लिए महत्वपूर्ण रास्ते थे। नदियों से भी रास्ते जाते थे और मार्गों से भी, स्थल मार्ग से भी जो रास्ते जाते थे, उन पर नियंत्रण रखने के लिए मौर्य शासक कोशिश किया करते थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन, कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया करते थे। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, उत्तर पश्चिम का क्षेत्र कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। मौर्य साम्राज्य के समय जो चाणक्य ने जिस पुस्तक को लिखा है अर्थशास्त्र, उसमें ये लिखा गया है कि उस समय उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठा किए जाते थे। संसाधन जो इकट्ठा किए जाते थे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये नजराने के रूप में इकट्ठा किए जाते थे। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे और अंत में जो जंगली इलाका आता था, वहां पर रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे, परंतु उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें लाकर दें। नजराना किसे कहते हैं? जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से
इसे देते थे। कर जो इकट्ठा होता है, कर नियमित और अनिवार्य रूप से इकट्ठा किए जाते थे, परंतु नजराना जो होता है वो स्वेच्छा से जो लोग देते थे उसको नजराना कहा जाता है। और विविध प्रकार के पदार्थ के रूप में या वस्तु के रूप में जो लोग स्वेच्छा से देते थे उसे नजराना कहा जाता है। राजधानी में सम्राट। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज के दरबार में मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और ये कहाँ से आया था? पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण लिखा। मौर्य साम्राज्य में जब मेगास्थनीज आया तो उसने जो कुछ देखा उसका विवरण लिखा है। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। हम लोग उसके विवरण का, मेगास्थनीज के विवरण का एक अंश देखते हैं। और मेगास्थनीज ने यहाँ पे इंडिका नाम की पुस्तक लिखा है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। मेगास्थनीज ने लिखा है कि सम्राट के शोभा यात्रा के रूप में, सम्राट जब जनता के सामने आते थे तो शोभा यात्रा के रूप में उन्हें, सम्राट को सोने की पालकी में ले जाया जाता था और उसका जश्न मनाया जाता था। और सम्राट के अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। सम्राट के जो अंगरक्षक थे वो सोने और चांदी के से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। कुछ तो हाथियों पर सवार रहते थे सोने चांदी से अलंकृत, और कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे और इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था। कुछ अंगरक्षक पेड़ लेकर चलते थे पेड़ों को, और ये पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता था एक, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते थे। मेगास्थनीज ने लिखा है कि राजा उसमें सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से, यानी कि हथियारबंद जो हथियार लिए रहती थी महिलाएं, उनसे राजा घिरे रहते थे। वह हमेशा इस बात से डरे रहते थे। मेगास्थनीज लिखता है कि राजा हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कहीं कोई उसकी हत्या करने की कोशिश ना करे। राजा इस बात से डरते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या ना कर दे। उनके सम्राट के खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। मेगास्थनीज ने लिखा है कि राजा को हमेशा डर बना रहता था कि कहीं कोई उनकी हत्या ना कर दे, और राजा अर्थात सम्राट के खाने को, उनके खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे कि कहीं इसमें कुछ जहर जैसी वस्तु तो नहीं मिली है। और वे इसी डर में, हत्या की ही डर से, कभी भी लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे कभी। पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में, उसमें पाटलिपुत्र और आज का आधुनिक पटना के बारे में जो कुछ मेगास्थनीज ने देखा उसने लिखा है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि यह एक विशाल, पाटलिपुत्र के बारे में लिख रहा है कि पाटलिपुत्र एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है, काठ अर्थात लकड़ी से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। राजा का महल काठ से बना है, उसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है, अर्थात सजाया गया है। और महल के चारों तरफ उद्यान मतलब बगीचा है, उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरे से घिरा है। और राजा का महल चारों तरफ से उद्यानों अर्थात बगीचों से और चिड़ियों के बने बसेरे से घिरा है। आगे हम लोग देखते हैं अशोक एक अनोखा सम्राट। अब अशोक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे और बिंदुसार के पुत्र थे।
अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक एक ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। प्रकृति भाषा में ज्यादातर इनके अभिलेख हैं और ब्राह्मी लिपि में। प्रकृत भाषा से एक पिछली बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रकृत भाषा में ही गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के उपदेश भी प्रकृत भाषा में ही दिए गए हैं। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध बात करें तो कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है, यानी कि आज का उड़ीसा, इसका प्राचीन नाम था कलिंग। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा। अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था कलिंग को जीतने के लिए, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय किया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। सम्राट अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा, लेकिन कलिंग युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। अशोक ने कलिंग को जीत तो लिया, लेकिन उस युद्ध में जो जान माल की हानि हुई थी, चारों तरफ खून खराबा और लाशें और बंदी बनाए गए लोगों को देखकर इनके मन में युद्ध से वितृष्णा उत्पन्न हो गई और इन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अशोक ने अपने अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन उत्कीर्ण करवाया है। इसको हम लोग देखते हैं। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। अशोक ने एक अभिलेख में लिखवाया है कि राजा बनने के 8 साल के बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए और इस कलिंग युद्ध में अशोक ने लिखवाया है कि लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए और 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? अशोक ने कहा कि इस युद्ध में, कलिंग युद्ध में लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए और 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे बहुत अपार दुख हुआ। क्यों? फिर आगे उन्होंने लिखवाया है कि जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इनमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसीलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने, धम्म का अर्थ यहाँ पे धर्म से है। अब मैंने धम्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। अशोक ने कहा कि मैं मानता हूं कि बलपूर्वक जीतने से अच्छा है कि हम धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतें। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण करा रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। उन्होंने इसलिए उत्कीर्ण करवाया है यह अभिलेख, कहा कि क्योंकि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। धर्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। एक यहाँ पे पालिश की हुई मूर्ति है जो आज भी राष्ट्रपति भवन में रखी गई है। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। उत्कृष्ट पालिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। उस समय की मूर्ति का यह एक नमूना है। मौर्यकालीन एक नमूना है मूर्ति का और ये पालिश की हुई
पत्थर की बनी मूर्ति है और यह बिहार राज्य के रामपुरवा स्थान में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ पर उत्कीर्ण है, उसका एक हिस्सा है और इसे वर्तमान समय में राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। अशोक का धम्म क्या है, अर्थात अशोक का धम्म मतलब धर्म क्या है, क्या था, सॉरी, अशोक का धम्म क्या था। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चे को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे गौतम बुद्ध के उद्देश्यों से भी प्रेरित थे। अशोक ने देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता को बल नहीं दिया। उन्होंने कहा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही राजा का भी एक धर्म होता है, कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा को भी निर्देश दें, वैसे ही अच्छे व्यवहार की शिक्षा दें। और वे गौतम बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और उनके साम्राज्य में, अशोक के साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। अशोक ने देखा कि अलग अलग धर्मों के लोगों में आपस में टकराव होते हैं, दासों तथा नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता है, पड़ोसियों व परिवार में ही झगड़े होते हैं। तो उन्होंने कहा, महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान यानी कि समस्या का हल सिर्फ उनका कर्तव्य है। इसीलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे और इसी के लिए उन्होंने धम्म महामात्य नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जो स्थान स्थान पर जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म महामात्य की नियुक्ति की और उन्हें निर्देश किया कि उनके संदेश को कई स्थानों पर और शिलाओं पर स्तंभों पर खुदवा दिए और अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे राजा के संदेशों को उन लोगों को, धम्म महामात्य की जो नियुक्ति किया था उनको निर्देश किया कि वे उनके संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते हैं। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे। अशोक ने धम्म अर्थात धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए भारत के बाहर भी सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु उन्होंने श्रीलंका भेजा। उन्होंने श्रीलंका में अपने विचारों के धम्म के प्रचार प्रसार हेतु और बौद्ध धर्म के प्रसार प्रसार हेतु अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। उन्होंने सड़कें बनाई। सम्राट अशोक ने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। सम्राट अशोक ने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए और उसके अतिरिक्त भी मनुष्यों और जानवरों के इलाज की, चिकित्सा की भी व्यवस्था की। अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश हैं। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर और जब यात्रा शुरू करते हैं तो वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं हैं। अशोक ने संदेश दिया कि लोग विभिन्न अवसरों पर विभिन्न अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कर्मकांड करते हैं, परंतु ये कर्मकांड किसी काम के नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने। सम्राट अशोक ने कहा कि इसके बदले, कर्मकांड के बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज्यादा फलदायी होंगे और ये
और ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या हैं, जिनको ज्यादा फलदायी जिन रीतियों को बताया है सम्राट अशोक ने, ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या हैं ये हम देखते हैं। ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना। उन्होंने कहा कि अपने दासों के साथ कर्मकांड करने के बजाय आप अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार कर कीजिए। बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। उन्होंने कहा कि आप अपने धर्म की अर्थात धर्म की प्रशंसा करते हैं और दूसरे के धर्म की निंदा करते हैं, तो ये दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक को, हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई करता है और दूसरे धर्म की बुराई करता है, तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई करता है और दूसरे धर्म की बुराई करता है, तो वास्तव में वह अपने ही धर्म का ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसीलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए, ऐसा सम्राट अशोक ने अपने अभिलेखों में उत्कीर्ण करवाया है। ब्राह्मी लिपि, आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि में उत्पन्न हुई हैं। यहाँ हम आ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। आ अक्षर लिखा गया है या आरंभिक ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। यहाँ आ देवनागरी हिंदी में लिखा गया है। ये आ अक्षर लिखा गया है बांग्ला में। यहाँ मलयालम में लिखा गया है और ये तमिल में आ लिखा गया है। रिक्त स्थानों को भरने के लिए कहा गया है, हम लोग देख लेते हैं। जहां पर सम्राटों का सीधा नियंत्रण था, वहां अधिकारी क्या वसूलते थे? कर वसूलते थे। यहाँ पे लिख उठेगा कर वसूलते थे। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में के रूप में भेजा जाता था। किस रूप में भेजा जाता था? राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में राज्यपाल के रूप में भेजा जाता था। राज्यपाल, इंग्लिश में इसी को गवर्नर कहते हैं, के रूप में भेजा जाता था। मौर्य शासन आवागमन के लिए महत्वपूर्ण खाली स्थान और पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। कहाँ पे? मार्ग और नदियों पर। मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। प्रदेश में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को दिया करते थे। क्या दिया करते थे? नजराना, जो है अपना स्वेच्छा से लोग जो देते हैं उसको नजराना कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत आज से लगभग 23 साल पहले हुई थी। आगे हम लोग देखते हैं मौर्य साम्राज्य के आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आगे की बात, लगभग आज से 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया और मौर्य साम्राज्य के स्थान पर साथ ही अन्य स्थानों पर भी कई अन्य राज्यों का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य का जब पतन हुआ तो इसके स्थान पर और इसके साथ साथ अन्य स्थानों पर भी कई नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यौन राजाओं का शासन रहा। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद लगभग 100 वर्षों तक हिंद यौन राजाओं का शासन रहा और हिंद यौन शासकों की कुछ सिक्के दिए गए हैं, की फोटो दिया गया, हिंद यौन सिक्के की फोटो दिया गया यहाँ पे। इसके बाद हिंद यौन शासकों के बाद उत्तर तथा पश्चिमी भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ।
और हिंद यौन शासकों के बाद में उत्तर पश्चिम भारत पर शक नामक मध्य एशियाई शक, जो मध्य एशिया से आए हुए थे, मध्य एशिया के मूल निवासी थे, उनका शासन हुआ हिंद यौन शासकों के बाद में। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय न मिली, और इन शक शासकों को गुप्त शासकों ने पराजित कर दिया था, जिनके बारे में हम लोग अध्ययनों में विस्तृत पढ़ेंगे। शकों के बाद, और शकों का जब अंत हो गया तो शकों के पास कुषाणों का शासन स्थापित हुआ। कुषाणों के बारे में हम लोग अधिक जानेंगे अध्याय 8 में। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक पुष्यमित्र शुंग ने एक नए राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कर्ण तथा कुछ और वंशों का शासन तब तक चलता रहा जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। हमने देखा कि पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। यहाँ पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे 7 वाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। शकों का शासन पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर था, और यहाँ पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे थे 7 वाहन शासक। शकों और 7 वाहन शासकों के बीच में कई युद्ध हुए। लगभग आज से 2100 साल पहले स्थापित 7 वाहन राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा। 7 वाहन राज्य 400 सालों तक लगभग टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश की स्थापना हुई। वाकाटक वंश की स्थापना आज से लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में हुई। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोलों, दक्षिण भारत में जो स्थापना हुई थी आज से लेकर के 2200 साल से 1800 साल के पूर्व के बीच में दक्षिण भारत में चोलों, चेरों तथा पांड्यों ने शासन किया। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के 2 बड़े राज्यों की स्थापना हुई दक्षिण भारत में। इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे। इनके बारे में हमें उनके सिक्कों, पांडुलिपियों तथा पुस्तकों से पता चलता है। इन सब के साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिनमें सामान्य स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान था। इनमें कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योग तथा व्यापार में प्रगति थी। व्यापारियों ने एक तरफ जहां उपमहाद्वीप यानी भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिमी एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री रास्ते भी खुले। मंदिरों, स्तूपों तथा अन्य इमारतों का निर्माण हुआ। किताबें लिखी गई, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुई। ये सारी बातें साथ साथ हो रही थी इस पुस्तक के बाकी हिस्से को पढ़ते हुए। यहाँ पे कुछ सिक्के दिए गए हैं, सिक्कों का चित्र दिया गया है। ये 7 वाहन शासकों के सिक्के हैं। ये शक शासकों के सिक्के यहाँ पे दिए गए हैं, और कुषाण शासकों के सिक्के हैं ये, और ये हिंद यौन शासकों के सिक्के दिए गए हैं जो भारत में सिक्के इन शासकों ने चलवाए थे। इसी के साथ साथियों ये वीडियो यहीं तक। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।